नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। क्या आप इस पोस्टर को देखकर अंदर आए हैं? तो जी बिल्कुल सही, आप इसी पोस्टर को देखकर अंदर आए तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है। इसमें हम टॉप जीके वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का कोई भी टॉप से टॉप का एग्जाम हो, उसमें सभी में ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे सभी में ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन से आपको हम दावा कर सकते हैं कि आपको यहां से 10 to 20 नंबर यहां से आपके पक्के हो जाएंगे। 10 से 20 नंबर यहां से आपको पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहां पर हम टॉपिक पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख अनुसंधान और उनके मुख्यालय। यहाँ से देखिए आपको 1 मार्क्स जरूर आएगा, 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। भारत के प्रमुख अनुसंधान एवं मुख्यालय, इससे भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से भी आपको 1 से लेकर 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इसके बाद में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ, यहाँ से आपको 1 से लेकर 2 मार्क्स तक क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इसके बाद में महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति तथा उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यहां से आपको 2 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। यहां से आपको अब देखिए एक ही वीडियो लेक्चर में मैं आपको इतना डाटा प्रोवाइड करा दूंगा जहां आपको जीएस की टेंशन लगती होगी, जीके की टेंशन लगती होगी, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको त्रिवा क्लासेस में ये मिलेगा। इसके बाद में जितने भी प्रमुख संस्थापक हैं, जो वंश के संस्थापक हैं, उनको हम कवर कराएंगे। ये देखिए हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2 से लेकर 4 मार्क्स यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। बौद्ध धर्म, हर एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो वहाँ से बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो यहाँ से 1 से 2 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और विज्ञान के, साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर करेंगे, तो यहाँ से भी हो सकता है आपको 1 से 2 या फिर इससे ज़्यादा या फिर बिल्कुल बिना, ये कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ से आपको 1 से 2 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। विश्व में सबसे छोटा तथा विश्व में सबसे बड़ा कौन है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, विश्व में क्या क्या चीज, जैसे महासागर कौन सा बड़ा है, और द्वीप कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। यहाँ से आपको क्या है 1 से 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष, कौन कौन से आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए थे, तो और वो कब कौन से वर्ष किए गए थे, यहाँ से आपको 4 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कोई सा भी एग्जाम हो। और इसके बाद में देखिए क्या आता है, प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं, यहाँ से आपको 1 से लेकर 4 मार्क्स तक की पूरा पक्का हो जाएगा कि इसी वीडियो में आपको इतना सब डाटा मिल रहा है। और 12वें नंबर पर देखिए क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे हम। पंचवर्षीय योजनाएं जो अभी 2017 तक हो गई और फिर चल रही है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कौन से वर्ष तक चली है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वर्ष पढ़ेंगे, किस वर्ष से और कहाँ कब तक चली, और इसके जो प्रमुख जो मेन फंक्शन है उसको हम पढ़ेंगे। और भारतीय शासक, जो भी भारत के शासक रहे थे, जैसे गुलाम वंश से गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ और मुगल वंश हुआ, तो ये जितने भी शासक रहे वो उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया और उसके बाद में जो भी प्रधानमंत्री बने, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज हमारे लोगों के पास कुल 13 टॉपिक हैं। तो इन 13 टॉपिक से अगर आपको देखा जाए, प्रत्येक टॉपिक से अगर 2 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं ना, तब भी तो आपके 26 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 26 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से आप कह सकते हैं तो 13 से 13 नहीं तो 10 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे। तो इनको आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करें। तो बिना देरी किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रमुख दर्रे के बारे में। इसके बाद में जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, देखिए काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो आप याद कर सकते हैं काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा। ये दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कौन कौन से, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। तो ये दर्रे जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, सीपकला है, सीप किला और रोहतांग और बड़ा लाचा। तो कौन कौन से हैं, सीप किला,
रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन से? सीपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा। उत्तराखंड के देख लीजिए, लिपुलेख, माना दर्रा, नीति दर्रा। कौन कौन से? लिपुलेख, माना और नीति दर्रा हैं। लिपुलेख ने माना नीति बनाई, तो लिपुलेख, माना, नीति कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जाकर लिपुलेख ने मानो नीति बनाई, तो इससे आप याद कर सकते हैं लिपुलेख, माना, नीति। और इसके बाद में आगे देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में कौन कौन से हैं? सिक्किम में नाथुला और जेलेप्लो। जेलेप्लो और नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन से हैं? बोमडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है या दीफू दर्रा है। ये कितने? 3 दर्रे हैं, बोमडिला, यांग्याप और दीफू। तो ये 3 दर्रे कहाँ पर हैं? हमारे अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो इसके बाद में आते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में देखिए कौन कौन से हैं? तुजू दर्रा। कौन सा है? तुजू दर्रा मणिपुर में है। अब हम बात करते हैं अनुसंधान और उनके मुख्यालय के बारे में। तो अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान बहुत ही बार एग्जाम में आया है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी देहरादून में स्थित है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, ये कहां पर है? इज्जत नगर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ये नागपुर में स्थित है। और इसके बाद में आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये नागपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। भारतीय मृदा जो मिट्टी से रिलेटेड है, तो ये कहां पर है? प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो प्रयागराज में स्थित है। इसके बाद में केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? करनाल में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये बंगलौर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ये कहाँ? ये भी देहरादून में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में सलीम अली पक्षी विज्ञान। तो सलीम अली पक्षी विज्ञान कहाँ पर है? जो एक प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, ये कहाँ पर है? कोयम्बतूर में है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ये भी कोलकाता में स्थित है। क्या है? कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ये दोनों कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय वनिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी में स्थित है। इसके बाद में आगे देखते हैं केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां है? जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला, यहाँ पर क्या है? विज्ञान संस्थान, मौसम विज्ञान संस्थान। और यहाँ पर क्या है? मौसम वेधशाला, ये कहाँ पर है? पूना में है, महाराष्ट्र में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद, जो कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा, झारखंड में स्थित है। और आपको बता दें कि इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिवा क्लासेस, टेलीग्राम चैनल त्रिवा क्लासेस पर जाकर आप वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको कहीं भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो आपको इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिवा क्लासेस पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और वहां से आपको ये इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अभी भी वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो भारत के जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सभी राज्यों के, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर आता है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? बोरीवली, जिसे हम संजय गांधी नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय पार्क है। चांदोली राष्ट्रीय पार्क है। ताबोड़ा राष्ट्रीय पार्क है। और कौन सा है? गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क है। और कौन सा है?
नवागांव राष्ट्रीय पार्क, कौन सा है? नवागांव राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद में तंसा नेशनल पार्क ठाणे और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? ये हमारी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में। कहाँ की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। एक बार आपको रिपीट करवाए दे रहे हैं तो जिससे क्या है कि आप लोगों को याद होते रहेंगे। तो देखिए पहले नंबर पर कौन है? बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चांदोली राष्ट्रीय पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, तंसा नेशनल पार्क और इसके बाद में मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो ये है महाराष्ट्र में। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पर क्या है? सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अंडमान निकोबार में है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी मैरीन या फिर कह सकते हैं बंदूर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? ये भी अंडमान निकोबार में है। फोसिल राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान में है। और कैंपबेल नेशनल पार्क, ये अंडमान का है। गलेथा, ये अंडमान का है। माउंट हैरिट, ये भी अंडमान निकोबार का पार्क है। इसके बाद में रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान निकोबार का है। इसके बाद में अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, किरगंगा, सीमलबरा। कौन कौन से हैं? एक तो पिन वैली है, इसके बाद में ग्रेट हिमालय है, और कौन सा है? रोहल्ला है। रोहल्ला के बाद में किरगंगा है, किरगंगा के बाद में सीमलबरा, ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में और भी हैं दो, तो और दो देखते हैं कौन कौन से। इंद्रकिला नेशनल पार्क और सिकरी देवी अभ्यारण्य। तो ये हमारे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में कौन कौन सा है? गुजरात गिर राष्ट्रीय पार्क है, मरीन राष्ट्रीय पार्क है, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क है, गल्फ ऑफ कच्छ, देखिए बसंता नेशनल पार्क है। अब इसमें आप याद कर लीजिए, गुजरात से गिर, मरीन, ब्लैक बुक, गल्फ की जो और गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये आपको पता ही होगा, जो कच्छ है गुजरात का इस साइड का सबसे किनारी हिस्सा है, जो अपने भारत का भी किनारी हिस्सा बोला जाता है, ये कच्छ। तो गल्फ ऑफ कच्छ ये राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में। और बसंत नेशनल पार्क है। इसके बाद में उत्तराखंड के सभी नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। इसके बाद में गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है। ये दो अन्य उत्तराखंड के ही जो पार्क हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी और राजाजी नेशनल पार्क, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो सभी नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी, जिसे हम कांगेर वैली भी कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क है। और इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क है। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। इसके बाद में केरल की बात करें तो केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं? तो केरल में स्थित हैं साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, मैथिकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। जब वैसे तो बहुत है, जैसे हम कुछ क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन, ये डाटा सभी लोगों के पास पहुंचे। तो सभी लोगों के पास पहुंचे जिससे वो भी एग्जाम में पास हो जाएं और जीएस की टेंशन सबके लिए खत्म हो जाए। इसके बाद में बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है? सबसे नंबर 1 पर कौन है? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद में नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। अंसी राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? अंसी राष्ट्रीय पार्क है। और बने रगाटला नेशनल पार्क है। इसके बाद में कुडूरमुख नेशनल पार्क है। तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क है। ये हमारे कहाँ है? राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखते हैं पंजाब के। तो पंजाब में देखिए कौन सा है? केवल एक ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, हरिकै वेटलैंड नेशनल पार्क है। कौन सा है? हरिकै नेशनल वेटलैंड नेशनल पार्क, ये पंजाब का इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में भी दो इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नरसानी अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसके बाद में बात करें गोवा की। तो गोवा में देखिए सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी, ये एक वर्ल्ड सेंचुरी, ये कहां पर है? गोवा में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेत्रावली वन्यजीव पार्क ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोवा का है। और चौरी राष्ट्रीय पार्क, चौरा राष्ट्रीय पार्क ये भी गोवा का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गोवा में ही एक और आता है भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये भी गोवा में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करें बिहार की, तो बिहार की बात करें तो बिहार में वाल्मीकि और विक्रमशिला और कंवर लेक, तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वाल्मीकि नेशनल पार्क है, विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, और कंवर बात करें तो इसकी कंबर लेक, कौन सी, कंबर लेक बर्ड सेंचुरी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आगे देखते हैं नागालैंड, तो नागालैंड में देखिए इटांगी अभ्यारण्य कोहिमा में है, तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नागालैंड का। इसके बाद में आगे बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय में देखिए कौन कौन से हैं, बलफकरम नेशनल पार्क है, सीजू अभ्यारण्य है, नांग खिलेम अभ्यारण्य है, नोक अभ्यारण्य है, नोक हैं, तो इतने ये 4 हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेघालय के लिए। इसके बाद में आगे देखते हैं अगला राज्य कौन सा है, राजस्थान, तो राजस्थान में देखिए कौन कौन से हैं, केवला देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रणथंबोर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जब कोई सेंट्रल लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, केवला देवी और रणथंबोर। इसके बाद में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ताल छपार अभ्यारण्य, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कहाँ के, राजस्थान के, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें केवला देवी और रणथंबोर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इन दोनों की जो वैल्यू है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल हैं। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए 2000 जो लूसेंट जीके के क्वेश्चन हैं, लूसेंट जीके के जो 2000 क्वेश्चन है, इनका वीडियो एक मैराथन वीडियो आने वाला है, तो यहां से आप इसको जरूर देखिएगा। इससे क्या है, इससे और इस वाले वीडियो से, आपके इन 2 वीडियो से काफी एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगी, काफी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। भारत का कोई भी एग्जाम हो उसमें जीएस की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इन्हीं 2 वीडियो से आपको इतना डाटा मिल जाएगा, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, तो ये मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क हैं। और क्या है, और देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क है, वन विहार राष्ट्रीय पार्क है, रुद्र सागर है, और बांधवगढ़ के पास संजय नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, और माधव राष्ट्रीय पार्क, कुनो नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फैसिल राष्ट्रीय पार्क है। अब देख लिए इसमें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम लोग देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। सबसे नंबर 1 पर कौन है, कान्हा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कान्हा नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पेंच भी इंपॉर्टेंट है, और पन्ना, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट आता है संजय नेशनल पार्क और कुनो नेशनल पार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, ये दोनों एग्जाम में बहुत आते हैं। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन सा है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क, अरुणाचल का नामदफा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके बाद में हरियाणा में देखिए कौन कौन से हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, कौन सा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कहां के लिए, हरियाणा के लिए। और उत्तर प्रदेश में केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, लेकिन चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुधवा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये। झारखंड में देखते हैं, झारखंड में कौन कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है, धीमा राष्ट्रीय पार्क है, तो ये झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों राष्ट्रीय पार्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में देखिए कायबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क है और सिरोही राष्ट्रीय पार्क है, ये 2 राष्ट्रीय पार्क मणिपुर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सिक्किम देखिए, सिक्किम में खाचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क, कौन सा है, खाचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है। और इसके बाद में त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, तो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा का इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है। और इसके बाद में आता है तमिलनाडु का देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार,
मन्नार, इंदिरा गांधी जिसे हम अन्नामलाई भी कहते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, और प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क और गुनीडे नेशनल पार्क। तो ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार और इंदिरा गांधी, ये दोनों नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। देखिए कुछ एग्जाम होते हैं वो कई शिफ्ट में होते हैं, तो क्या होता है कि जो शिफ्ट में चेंज होती रहती हैं तो उनमें राष्ट्रीय पार्क तो ज्यादातर पूछा जाएगा, तो कोई सा भी आपके में क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद में अगला आता है ओडिशा। देखिए ओडिशा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क है, सिमली राष्ट्रीय पार्क है और नंदकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर है। तो ये उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। इसके बाद में चिल्का झील अभ्यारण्य, ये भी राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? चिल्का झील अभ्यारण्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? चिल्का झील है, और इसे लैगून झील के नाम से भी जानते हैं, जो कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसके बारे में कई बार हम वीडियो में बता चुके हैं, जो हमारी करेंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं उनमें बता चुके हैं, और जो भी अन्य वीडियो हैं जो इन्वायरमेंट के वीडियो हैं उनमें भी हम इसके बारे में फुल डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद में आता है मिजोरम। मिजोरम में देखिए कौन सा है? मिजोरम में माउंटेन राष्ट्रीय पार्क है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है, फांगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा अभ्यारण्य है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर में देखिए तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है, हेमनिस नेशनल पार्क है, और कौन सा है? जैव मंडल रिजर्व। ये जम्मू कश्मीर के हैं। और पश्चिम बंगाल के देखिए क्या है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुंदरबन है, बुक्सा है, जलदपारा है और जलदपारा और गोरुबारा है, सिंगालीला है और न्योरा वैली नेशनल पार्क है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इसके बाद में असम में देखते हैं, असम में क्या क्या है? मानस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काजीरंगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नामेरी, राजीव गांधी और डिब्रूगढ़, ये नामेरी भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में आते हैं आंध्र प्रदेश पर। तो आंध्र प्रदेश में देखिए कौन कौन से हैं? कुसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी प्राणी जीव विज्ञान पार्क है और मरुग है। तो ये 3 है आंध्र प्रदेश में, जिसमें इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क और कुसरू ब्रह्मानंद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क हैं। अब बात करते हैं प्रमुख नदियां एवं उनकी सहायक नदियां। तो हमारे देश में कुछ प्रमुख नदियां हैं, तो उनकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर बात करेंगे हम किसके बारे में? गंगा नदी के बारे में। किसके? गंगा नदी के बारे में। तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा। तो ये किसकी? गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा। तो ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में यमुना नदी। तो यमुना नदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। तो इन दोनों नदियों को आप जरूर याद कर लीजिए, गंगा और यमुना। इन दोनों की जो सहायक नदियां हैं ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो आप तो इनको रट लीजिए। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा, ये किसके हैं? गंगा की सहायक नदियां। फिर इसके बाद यमुना की भी सहायक नदियां आ गई हैं। कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन, ये हैं यमुना की सहायक नदियां। अब गोदावरी की देखते हैं। तो गोदावरी में क्या है? इंद्रावती, मंजिरा, बिंदुसार, सरवरी, पेनगंगा, प्राणहिता। तो ये काहे की हैं? गोदावरी की हैं। इसके बाद में हम कृष्णा नदी की बात करते हैं। तो कृष्णा नदी में आती है तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीम, वेदावती और कोयना। यहाँ पर मलप्रभा है या माला प्रभा भी कह सकते हैं। तो मलप्रभा, भीम और वेदावती और कोयना, ये काहे की हैं? हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां। इसके बाद में आते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी में देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? काबिनी, हेमावती, हिमसा, अक्रावती और भवानी, ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी? अमरावती, भूकी, तवा और बंगेर। तो अमरावती, भूकी, तवा, बंगेर, ये काहे की हैं? नर्मदा नदी की सहायक नदियां। इसके बाद में सिंधु नदी की सहायक नदियां देखते हैं। सतलुज, द्रास, जांस्कर, श्योक, गिलगिट और सुरु, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखते हैं। दिवांग, लोहित, जिया बोरेली, कामेंग, दिखाओब और सुबनी, श्री, मानस, ये काहे की? ब्रह्मपुत्र की हैं। दामोदर की देखिए तो दामोदर नदी की बराकर और कोनार, ये 2 सहायक नदियां हैं। और रवि की कौन कौन सी हैं? रवि की है बुदिल, नई या धोना या सिउल और उज। और आपको बता दें ये जो रवि है इसका प्राचीनतम नाम, एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीनतम नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको कमेंट में मैं बताऊंगा पूरी, तो इस तरीके से आपको बता सकते हैं। तो कमेंट में आप बताइए कि रवि का प्राचीन नाम क्या है। इसके बाद बात करते हैं
महानदी। तो महानदी में शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मंड, इब, औंग और तेल, तो ये सहायक नदियां किसकी हैं? महानदी की सहायक नदियां हैं। चंबल की देखिए, तो चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं? बनारस, काली सिंध, सीपरा, पार्वती, मेज। तो ये कहा है कि ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के बारे में कि कौन कौन से कार्य हैं वो किन किन व्यक्तियों ने किए हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे बाद में तो ये वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन आपको ये भी तैयार करने तो क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं सबसे नंबर 1 के ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम। दीन इलाही जिसे मानसबदारी प्रथा भी कहते हैं, तो मनसबदारी प्रथा कहते हैं, ये कही थी अकबर ने। और इसके बाद में भक्ति आंदोलन, ये रामानुज इससे संबंधित हैं। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। जैन धर्म महावीर स्वामी ने की थी। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संबंध हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। किसने की थी? हजरत मोहम्मद साहब ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जरथुष्ट। कौन है? जरथुष्ट पारसी धर्म के प्रवर्तक हैं, जरथुष्ट। शक संबंध किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने स्टार्ट किया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन का कौन है? गौतम। और इसके बाद में वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। और सांख्य दर्शन के संस्थापक है महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। कौन? महर्षि पतंजलि योग दर्शन। इसके बाद में मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आंदोलन जो असहयोग, सविनय अवज्ञा, खेड़ा, चंपारण, नमक, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाए थे? महात्मा गांधी ने चलाए थे। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने किया था स्टार्ट। इसके बाद में रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेट ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। आगे देखते हैं वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। बरदौली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और ओरूविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। रूस क्रांति के जनक लेनिन को कहा जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने कराया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने कराया था। इसके बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने कराया था। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ से। और इसके बाद में 45 पे देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एमन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल्ला ने की थी। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। कहां पर? कलकत्ता में। राजा राम ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो यहां से ये देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हुए आपके। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा माना जाता है? तो आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म का सुधार का जो पहला आंदोलन है उसे हम ब्रह्म समाज आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म सभा, ये इसका विरोधी संगठन था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। और सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। इसके बाद में सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का सती प्रथा में
जो सती प्रथा का अंत किया था उनमें सबसे ज्यादा प्रयास राजा राम मोहन राय का रहा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? जो धार्मिक अनुसंधान व पूजा, मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान में। कहां पर हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान में इनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। और राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र बिदाभी गीस ने इसकी बागडोर संभाली थी। राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए थे तब उसकी ब्रह्म समाज की बागडोर है रामचंद्र बिदाभी गीस ने संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो ब्रह्म समाज की जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैल गईं। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। इसके बाद बात करते हैं राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर। कौन है? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हर किस संस्था से जुड़े थे? तो कौन सी संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां की गई? 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहां हुई? तो 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी भारत में। और सबसे पहले कहां की गई थी? न्यूयॉर्क में 1875 में। और ठीक उसके कितने साल बाद? 7 साल बाद 1882 में अड्यार मद्रास में इंडिया में इसकी स्थापना की गई। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। वेदों की ओर लौटो, ये किसने नारा दिया? तो दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896 और 97 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी। युवा बंगाल आंदोलन का नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई क्योंकि ये इंग्लैंड चले गए थे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई? तो विलियम बेंटिंक द्वारा लाई गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो किस स्थान पर प्रसिद्ध हुए? शिकागो में। संवाद कौमुदी पत्र संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। तत्व रंजनी सभा, तत्व वेदिनी सभा, तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 38 नंबर देखिए क्या है। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 में पारित हुआ। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। ये कहां के हैं? महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद में ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म समाज। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की। इसके बाद में राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिव दयाल साहब। कौन है? शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। 20वीं सदी के
20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। ये आंदोलन था 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत समाज सेवक की स्थापना की गई। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। दयानंद सरस्वती का क्या था? मूलशंकर। तो रामकृष्ण परमहंस का क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और कब बनी थी? 1917 ईस्वी में बनी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 में। तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था और यहीं से इनको प्रसिद्धि हासिल हुई थी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? तुहफतु उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राजा राममोहन राय को किसने युग दूत कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को क्या कहा? युग दूत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युग दूत कहा। क्या कहा? युग दूत। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से आपको वहां से इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल हमारा त्रिवा क्लासेस के नाम से है। तो त्रिवा क्लासेस आप सर्च करिए तो टेलीग्राम चैनल आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है तो आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। अब हम बात करेंगे जो प्रमुख राजवंश हैं और उनके संस्थापक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हर्यक वंश है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। गुप्त वंश श्री गुप्त ने स्थापना की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की दंती दुर्ग ने स्थापना की थी। इसके बाद में चालुक्य बातापी वंश है। तो चालुक्य बातापी वंश की स्थापना की थी पुलकेशिन प्रथम ने। चालुक्य कल्याणी वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने। चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। और सेन वंश की स्थापना की थी सामंत सेन ने। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी हरिश्चंद्र नागभट्ट ने। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। खिर्ज खान ने सैयद वंश की स्थापना की। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी हसन गंगू की स्थापना हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में। और किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। कहां पर हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। लेकिन बाबर को बुलाया किसने था? दौलत खान लोदी ने। और राणा संगा ने बाबर को आमंत्रण दिया था और आए इब्राहिम लोदी के साथ आप युद्ध करें। तो इस समय पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर ने मुगल वंश उसको इब्राहिम लोदी को लोदी वंश को समाप्त किया। इब्राहिम लोदी को हराया और यहां से मुगल वंश की स्थापना की। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। जितने भी बौद्ध धर्म से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बनेंगे तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अब जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसके उपाध्यक्ष कौन बने थे? अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष बने थे। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी।
महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता का नाम था। इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था, क्योंकि जब एक सप्ताह में ही इनकी जो माँ थी वो एक्सपायर हो गई थी और उसके बाद प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो प्रथम 2 अनुयायी थे कालिक तथा तपासु, ये प्रथम 2 अनुयायी थे। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश तो कौन कौन सा है? सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। क्या है? बुद्ध धम्म संघ। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी और उनकी सौतेली माता का नाम महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? हाथी दांत के लिए। बुद्ध काल में वाराणसी हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में मोगालीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई। तो मोगालीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान है बोध गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभक्त होना था। क्यों? कौन कौन से संप्रदाय बने थे? हीनयान तथा महायान, ये 2 संप्रदाय बने थे। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे कोहक। कौन कहलाते थे? कोहक कहलाते थे। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कोहक कहलाते थे। इसके बाद में देखिए गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? राहुल बेटे का नाम था। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य राज्य संचालन के लिए गठित परिषद, इसका तात्पर्य बनेगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण कहलाती है गृह त्याग की। और इनके जो जब ये एक्सपायर हुए थे वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है महापरिनिर्वाण। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। तो सम्राट अशोक कौन से? मौर्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अब हम विज्ञान से रिलेटेड जो भी विज्ञान के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टिटनिस से शरीर को कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत लगभग 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी से होता है। कहां से होता है? किडनी से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी से मनुष्य के शरीर जो रक्त है उसका शुद्धिकरण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, देखिए सबसे छोटी ग्रंथि की बात की गई है तो कौन सी है? पिट्यूटरी, जो मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है और कहां पर होती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपको तैयार हो रहे हैं। एक तो आपको नाम पता चल रहा है कि छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। कहां पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब आंखों की रेटिना पर से बनता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कहां बनता है? आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्रदान में आंख की कार्निया को दान किया जाता है। जब आप नेत्र दान करेंगे तो आपकी कार्निया निकाली जाएगी, तो कार्निया का दान किया जाएगा। किसका किया जाएगा? कार्निया का दान किया जाएगा। सर्वाधिक प्रोटीन कहां किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 42% पाया जाता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। और जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था लैमार्क और ट्रेवेलिनेस ने। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्ट को कहा जाता है। आधुनिक वर्ग
के पिता, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसके पिता किसे कहते हैं? लीनियस को कहते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। जो भी हमारे चेचक हो जाती है तो उसका टीका लगाया जाता है, उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम का वनस्पति नाम? मेंजिफेरा इंडिका आम का वनस्पति नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हैज प्रभाव, जो ग्रीन गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा योगदान करती है। त्वचा का कैंसर किसके कारण होता है? पराबैंगनी किरणों, किसकी? सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रेबीज के टीके की खोज की थी। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। हंसाने वाली गैस को, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, किसका क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी। और आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? वैज्ञानिक मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसने किए थे? मोसले द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। विद्युत धारा को विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर में मापा जाता है विद्युत धारा को। डायनेमो एक उपकरण है, यह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? डायनेमो करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। देखिए, मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, और जब जला देते हैं तो जलाने के बाद उसमें क्या आ जाती है? प्रकाश ऊर्जा आ जाती है और ऊष्मा ऊर्जा आ जाती है। देखिए कैसे कि जब जलाते हैं तो उसमें लाइट होती है, यानी मतलब प्रकाश आता है, और वो गर्म हो जाती है, तो उसमें क्या आता है? हीट आती है, हीट एनर्जी आती है, तो ऊष्मा ऊर्जा आ जाती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने का इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। और दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे हम पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग होता है। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जो हीरा होता है ना वो विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट सुचालक होता है। जो पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है, तो उसमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। तो एलपीजी में किसका किसका मिश्रण होता है? कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसमें बदबू किसकी वजह से आती है? जो तेज गंध आती है वो किसकी वजह से आती है? तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन की वजह से एलपीजी गैस में तेज गंध आती है। और चांदी और तांबा हैं जो विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। तो चांदी के जो तार हैं वो इसलिए यूज नहीं किए जाते क्योंकि ये महंगी थोड़ी धातु पड़ जाती है, तो इसीलिए ये यूज नहीं किए जाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कृत्रिम वर्षा करानी है तो उसके लिए आप सिल्वर आयोडाइड का यूज करेंगे। मतदाताओं की उंगलियों में जब आप वोट करने जाते हैं तो आपकी उंगली में जो निशान लगाया जाता है वो किसके लिए, किससे लगाया जाता है? उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक आविष्कार किसके? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो भी शुष्क बर्फ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और प्लेटिनम आपने नाम सुना होगा, तो इसे हम सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं, सफेद सोने के नाम से जानते हैं। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है और पानी को सुरक्षित रखने में भी सहायता करती है। और ये रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है, रंग वाली गैस रंग देती है। इसके बाद में मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर के रक्त बैंक होता है उसे क्या कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को रक्त बैंक कहते हैं। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है मनुष्य को। समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो समुद्र का जो समुद्र नीला प्रतीत होता है उसका कारण है प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन। तो ये दो कारण है जिससे समुद्र नीला प्रतीत होता है। आगे बात करते हैं। तो देखिए 46 सोना अम्लराज अम्ल में घुल जाता है। तो क्या सोना किसमें घुल जाता है? अम्लराज अम्ल में घुल जाता है। पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सोडियम धातु को आसानी से काटा जा सकता है। किसको? सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आप चाकू से आसानी से सोडियम धातु को काट सकते हैं। तो ये सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 50 आ गया है।
पारा, जिसे हम मरकरी या फिर मरकरी पारा या फिर हाइड्रोगैरम ये भी कह सकते हैं, तो ये एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। विश्व में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। जैसे ही कोई वीडियो पड़ेगा तो वैसे ही आपको तुरंत उसकी अपडेट नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, आगे हम कुछ काफी चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ा है, भारत के प्रमुख अनुसंधान और मुख्यालय के बारे में पढ़ा है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा है, भारत की प्रमुख नदियां उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा है, और महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति और उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं, और जितने भी प्रमुख वंश हैं उनसे उनका और उनके संस्थापक उनके बारे में पढ़ा है, और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न, जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ा है, और टॉप जितने साइंस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे क्या, विश्व में सबसे बड़ा एवं छोटा। तो विश्व में सबसे बड़ा एवं छोटा ये अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे नंबर 1 का जो क्वेश्चन आएगा वो देखिए क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप जो विश्व के क्षेत्रफल का 30% है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, और यह विश्व के क्षेत्रफल का 30% अकेले कवर करता है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, लंबाई कितनी है 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी जो सबसे ज्यादा बहती है वो कौन है, अमेजन नदी, सबसे ज्यादा जगह कवर करती है अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मेड्रा अमेजन की सहायक नदी है, कौन सी है, मेड्रा नदी है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, राइन नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली भारत, जो माजुली है वो भारत में स्थित है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, और भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी 44 हेक्टेयर का है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है विश्व का। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, भारत विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कनाडा है, और किसके साथ बनाता है, यूएस के साथ बनाता है। कितनी बनाता है, 8898 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला देश कि कितने देशों के साथ बनाता है, तो चीन इसका आंसर हो जाएगा, और यह 13 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा कहां पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, गोबी मरुस्थल, ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कितनी इसकी लंबाई है, ऊंचाई है 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज, दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज पर्वतमाला सबसे बड़ी पर्वतमाला है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा, अल्जीरिया लीबिया में स्थित है, ये सबसे गर्म प्रदेश है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, बोस्तोक, कहां पर स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है, लेक सुपीरियर विश्व में सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिकाका ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे प्रमुख कृत्रिम झील बोलगा झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है बोलगा झील।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है जो। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल, ये विश्व के सबसे बड़ा स्तनधारी है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कौन सा है? ओंकार वाट का मंदिर, ये सबसे अंकोर वाट का मंदिर, ये विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। विश्व के सबसे ऊंची मीनार, तो सिर्फ विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को, ये विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद अल हियायत रियाद सऊदी अरब में स्थित है, ये विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? सुल्तान हसन मस्जिद कहिरा, ये विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में ये इमारत स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च, तो विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में ये स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का, यहाँ पर दुनिया है, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी कहाँ पर है? भारत में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। और दुनिया की सबसे बड़ी ख्रिस्ती जिसे ईसाई आबादी ये कहाँ पर है? नोकोटिना बालाकिसी में है। दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी कहाँ पर स्थित है? इजराइल में स्थित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 51 पर आ गए हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी चाइना में स्थित है। दुनिया विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन ISIS इराक सीरिया में है। दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड अबू बकर अल बगदादी IS का सरगना है। दुनिया का सबसे बड़ा डोनर बिल गेट्स है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, तो शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बराक ओबामा दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है। विश्व का आप इस समय कौन हो जाएंगे? इस समय क्या है? जो बाइडेन, जो बाइडेन। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? कजाकिस्तान का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क, ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में स्थित है। और अब एशिया का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा वो बन जाएगा उत्तर प्रदेश में, जो अभी नोएडा में जो हवाई अड्डा बनना है इंटरनेशनल, वो एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। थोड़ा सा नीचे आ गए लग तो रहा है। इसी के साथ अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद में 59 नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह उज्बेकिस्तान में है। विश्व का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। अब आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह उज्बेकिस्तान में। और विश्व का सबसे लंबा बांध, तो विश्व का सबसे लंबा बांध कहाँ पर है? विश्व का लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध रेगुनस्की है जो कहाँ पर है? तजाकिस्तान में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग ये स्थित है, विश्व की ऊंची सड़क है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट काटोपैक्सी, तो माउंट काटोपैक्सी ये विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग भारतीय रेलवे है। तो विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग भारतीय रेलवे है, सबसे ज्यादा कर्मचारी इसमें काम करते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कौन सा है? चैल हिमाचल प्रदेश में है, ये ऊंचा क्रिकेट मैदान है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सी है? पेट, ये विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत है। इस पेट में सबसे बड़ा कार्यालय बना हुआ है।
अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं उनके वर्ष, कौन कौन से वर्ष कौन सा आंदोलन हुआ था, इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम प्रमुख बांध परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे और इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। तो बंग भंग आंदोलन, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। किसने लीड किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने लीड किया था। क्यों किया था? क्योंकि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तब 1905 में ही बंग भंग आंदोलन, मतलब बंगाल के विभाजन को भंग करने का आंदोलन भी इसे कहते हैं, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते थे। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को लीड किया था और इसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल ने इनका सहयोग दिया था। और आपको बता दें कि इसकी पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता आंदोलन है, इसकी कंप्लीट वीडियो जो इंडियन हिस्ट्री की जो सबसे कम अच्छी है और इंडियन हिस्ट्री का सबसे अच्छा पोर्शन है, और ये इसका कंप्लीट वीडियो, मास्टर वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरा स्वतंत्रता आंदोलन डिटेल में बताया गया है, जितने भी आंदोलन हुए थे उन सभी के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में। होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन हुआ। लखनऊ पैक्ट, ये दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। मॉन्टेगू घोषणा ये कब आई थी? 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेगू घोषणा आई थी। और रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को ये रोलेक्ट एक्ट हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और जब चौरा चौरी हत्याकांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इस हत्याकांड की वजह से असहयोग आंदोलन को यहीं से रोक दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तावित हुई थी? अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई थी। बारदौली सत्याग्रह ये कब हुआ था? अक्टूबर 1928 को बारदौली सत्याग्रह हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। क्या चला? नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। अब देखिए 12 मार्च 1930 से जब स्टार्ट हुआ था नमक सत्याग्रह और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला। इसके बाद में जस्ट एक दिन बाद अगले दिन से ही 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज आंदोलन हुए थे जिसे कह सकते हैं, गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो वो उसके जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसके सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए यह 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी को पार्टिसिपेट करवाने के लिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप पार्टिसिपेट करिए, तो इसके लिए गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड किसे दिया जाता है? सांप्रदायिक पांचाट, तो ये दिया जाता है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को दिया हुआ। इसके बाद में पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। मुक्ति दिवस
तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में आया था। और शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह, तो नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, तो उनकी घोषणा कब आई थी? 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब होता है? 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, जिसे हम भारत के विभाजन की योजना के नाम से भी जानते हैं। और हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। यहां से हम लोग क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाओं के बारे में। कौन सा बांध किस नदी पर है और वह किस राज्य में स्थित है? तो सबसे नंबर 1 पर क्या है? इडुक्की परियोजना। तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पे। कहां पर है? केरला में स्थित है। इसके बाद में उकाई परियोजना, उकाई परियोजना कहां पर है? ताप्ती नदी में स्थित है, गुजरात में यह है। और इसके बाद में काकड़ा पारा परियोजना, तो काकड़ा पारा परियोजना देखते हैं, ताप्ती नदी पर है। कहां पर? ताप्ती नदी गुजरात में है। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। गंगा सागर परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी राजस्थान। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलैया परियोजना बराकर नदी झारखंड में स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना ये करोड़ी नदी में है, महाराष्ट्र में जो स्थित है। और इसके बाद में नागार्जुन सागर परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नाथपा जाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में स्थित है। इसके बाद में पोंचम पांध परियोजना, ये पोंचम पांध परियोजना है, महानदी में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। फरक्का परियोजना गंगा नदी में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। बाढ़ सागर परियोजना यह सोन नदी में है और कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाखड़ा नागल परियोजना। इसके बाद में भीमा परियोजना, भीमा परियोजना कहां पर है? पवना नदी में है और पवना नदी कहां पर है? तेलंगाना में स्थित है। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है, कहां पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में अगला देखते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना, तो राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैं। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नदी परियोजनाएं हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे, उनकी प्राथमिकता के प्रमुख विषय के बारे में बात करेंगे। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना कब हुई और उसका जो प्राथमिकता विषय है वो क्या है, किस क्षेत्र में वो योजना चलाई गई थी। बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956 तक। इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली, जो कृषि और उद्योग में इसमें प्राथमिकता दी गई। पंचवर्षीय योजना की बात करें चौथी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया। इसके बाद में छठवीं पंचवर्षीय योजना, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 जो पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 1990 तक चली, जिसमें फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता इसके बारे में बात की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? 1992 से 1997 तक चली, रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण, ये आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय है। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक 7% की विकास दर हासिल करना, ये इसका विषय था। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 व्यापक और तेजी से विकास, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था। इसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012
2012 से 2017 तक चली, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार, ये इसका मुख्य विषय था। अब यहाँ से हमारी जो 12 पंचवर्षीय योजना है इनका समापन हो गया है। अब हम बात करेंगे भारतीय शासक के बारे में। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपनी। इसके बाद में भारतीय शासक के बारे में बात करें तो सबसे नंबर 1 पर आते हैं गुलाम वंश। देखिए गुलाम वंश में जो इसकी स्थापना है 1193 में मोहम्मद गौरी और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक और 3 में क्या है 1210 ईस्वी में आराम शाह और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश रहे। और 1236 में किसने स्टार्ट किया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने। और 1236 में बनी कौन? रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासिका बनी। और 1240 में ही मुइजुद्दीन बहराम शाह और 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह ये। और इसके बाद में 1242 में बने थे अलाउद्दीन मसूद शाह और 1246 में बने थे नसरुद्दीन महमूद और 1266 में बने थे गियासुद्दीन बलबन और 1286 में बने थे कै खुसरो और 1287 में मुइजुद्दीन कैकुबाद और 1290 में बने थे समुद्दीन कैमूर से। तो ये 1290। इसके बाद में 1290 ईस्वी में गुलाम वंश समाप्त हो गया था, जिसका शासनकाल रहा था कुल 97 वर्ष लगभग इसका शासनकाल रहा था। इसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। तो खिलजी वंश में 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बने और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी बने और 1316 में सैफुद्दीन उमर शाह बने और 1316 में ही कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और 1320 में नसरुद्दीन खुसरो शाह और 6 में खिलजी वंश समाप्त हो गया था। 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो गया था और इसका शासनकाल रहा था लगभग 30 वर्ष का शासनकाल रहा। इसके बाद में तुगलक वंश की बात करें तो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई, जो गयासुद्दीन तुगलक प्रथम द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा, तो ये दूसरे शासक बने। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 में बने। 1388 में गयासुद्दीन तुगलक ये दूसरे नंबर के थे जो ये राजा बने। 1389 में अबू बकर शाह ये 1389 में राजा बने। इसके बाद 1389 में ही कौन बने थे? मोहम्मद तुगलक जो तीसरा, मोहम्मद तुगलक तृतीय, ये 1389 में राजा बने। 1394 में सिकंदर शाह प्रथम, ये 1394 में बने। और 1394 में ही नसरुद्दीन शाह द्वितीय, ये 1394 में बने। और 1395 में नसरत शाह, ये 1395 में बने थे और ये तुगलक वंश है। इसके बाद में 10वें नंबर पर कौन बने थे? 1399 में नसरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय दोबारा सत्ता पर बैठे। और इसके बाद में 1413 में दौलत शाह सत्ता पर आए और 1414 में तुगलक वंश समाप्त हो गया, जिसका शासनकाल लगभग 94 वर्ष रहा। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश खिरज खान 1414 में बने और इसके बाद 1421 में मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय बने और 1434 में मोहम्मद शाह चतुर्थ बने और 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह ये बने सैयद वंश के अंतिम शासक रहे। और 1451 ईस्वी में सैयद वंश समाप्त हो गया, शासनकाल 37 वर्ष लगभग इन्होंने शासनकाल किया। इसके बाद में लोधी वंश बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी 1451 में और 1489 में सिकंदर लोधी द्वितीय ये सिकंदर लोधी। और इसके बाद 1517 में इब्राहिम लोधी बने और 1526 तक इन्होंने राज किया और लोधी वंश समाप्त हो गया। बाबर ने लोधी वंश का समाप्त किया और लगभग 75 साल तक लोधी वंश ने राज्य किया था। इसके बाद बात करते हैं मुगल वंश। जो सबसे लंबा समय तक राज्य करने वाला वंश है वो कौन सा है? मुगल वंश। तो मुगल वंश 1526 ईस्वी में जहरुद्दीन बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1530 ईस्वी में हुमायूं इसके शासक बने और इसके बाद में हुमायूं के बाद में क्या हुआ कि शेरशाह जो सूरी वंश है, तो शेरशाह सूरी ने मुगल वंश को हराकर अपने वंश की स्थापना की सूरी वंश के बीच में। और इसमें 1539 में शेरशाह सूरी बने, 1545 में इस्लाम शाह सूरी बने और 1552 में महमूद शाह सूरी बने। 1553 में इब्राहिम सूरी और 1554 में रहे थे फिरोज शाह सूरी और 1554 में मुबारक खान सूरी और 1755 में सिकंदर सूरी ये सूरी वंश के शासक रहे थे। इसके बाद में सूरी वंश समाप्त हो गया था और लगभग 16 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। सूरी वंश ने लगभग 16 वर्ष तक शासन किया था और मुगल वंश पुनः स्थापित हुआ और मुगल वंश दोबारा पर गद्दी पर आया। तो हुमायूं दोबारा से शासक बने। कौन? 1555 में। 1556 में कौन बने? जलालुद्दीन अकबर 1556 में शासक बने।
1605 में जहांगीर सलीम, तो जहांगीर सलीम 1605 में शासक बने। इसके बाद में 1628 में शाहजहां बने और 1659 में औरंगजेब शासक बने। 1707 में शाह आलम प्रथम ये शासक बने। 1712 तक इन्होंने शासन किया और 1712 में जहादर शाह 1712 में शासक बने। इसके बाद में 1713 में फारूक शेर शासक बने और 1719 में रईफुद्द रजत ये शासक बने और 1719 में रईफुद्दौला ये शासक बने और 1719 में नेकू सियार ये शासक बने मुगल वंश के। इसके बाद में 1719 में महमूद शाह ने शासन किया और 1748 में अहमद शाह ने किया, 1754 में आलमगीर ने किया और 1759 में शाह आलम ने किया और 1806 में अकबर शाह ने किया और 1837 में बहादुर शाह जफर इन्होंने शासन किया और ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक के रूप में गए। इसके बाद में 1857 में मुगल वंश समाप्त हो गया और शासन काल लगभग 315 वर्ष, कितना 315 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद बात करते हैं जब ब्रिटिश राज्य स्टार्ट हो गया था। वैसे तो 1773 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो क्या रहा था, बंगाल प्रोविंस के लिए रहा था। और इसके बाद में क्या हुआ, 1858 में पूर्ण रूप से इंडिया पर हावी हो गया था। तो 1858 में जो सबसे पहले वायसराय बने थे वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद में 1862 में कौन बने थे, लॉर्ड जेम्स ब्रूस एलिगिन 1862 में, और 64 में बने थे लॉर्ड जॉन लॉरेंस, और 69 में बने थे लॉर्ड रिचार्ड मेयो, और 72 में बने थे लॉर्ड नॉर्थविक, और 76 में बने थे लॉर्ड एडवर्ड लूटन लॉर्ड। तो ये 1876 में बने थे। 1880 में कौन बन गए थे, लॉर्ड जॉर्ज रिपन, ये 1880 में बने थे। 1884 में लॉर्ड डफरिन वायसराय बने और 1888 में लॉर्ड हनी लैंसडौन शासक वायसराय बने। 1894 की बात करें तो 1894 में लॉर्ड विक्टर ब्रूस एलिगिन 1894 बने और 1899 में करजन शासक रहे थे और ये 1905 तक रहे थे। और 1905 में देखिए 1905 में कौन वायसराय बने थे, गिलबर्ट मिंटो बने थे। लेकिन अगर जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो करजन द्वारा कराया गया था। 1910 तक रहे थे। 1910 में कौन बन गए थे, फिर लॉर्ड चार्ल्स हार्डिच 1910 में शासक वायसराय बन गए थे। इसके बाद में 1916 में सेल्मस फोर्ड 1916 में बने। 1921 की बात करें तो आइजैक रीडिंग 1921 में बने और एडवर्ड इरविन 1926 में बने। 1931 में फ्रीमैन वेलिंगटन 1931 में बने। 1936 में एलेक्जेंडर लिल्नी थगो 1936 में बने। 1943 में आर्किबाल्ड वेवेल, तो आर्किबाल्ड वेवेल 1943 में, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन रहे और ये 1947 में ही क्या करे थे, 1947 के बाद में ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और इसके बाद में अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो सी राजगोपालाचारी बने थे। इसके बाद में भारत आजाद हो गया 1947 में। उसके बाद में प्रधानमंत्री की लिस्ट देख लेते हैं तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, 1964 तक रहे और 1964 में गुलजारीलाल नंदा बने। 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री बने और 1966 में गुलजारीलाल नंदा दोबारा बने और फिर 1966 में ही इंदिरा गांधी दोबारा बन गई। और ये जो कुछ छोटे छोटे समय के लिए रहा था शासन, इनका प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। इसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई और 1979 में चौधरी चरण सिंह ये प्रधानमंत्री बने। 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी बनी और 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद का भार संभाला। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह बने। 1990 में चंद्रशेखर और 1991 में पीवी नरसिंह राव ने और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी बने। और ये कुल कुछ 15 दिनों के लिए रहे थे, 16 मई से 1 जून 1996 तक रहे थे। इसके बाद में 1996 में HD देवगौड़ा ये प्रधानमंत्री बने। आई के गुजराल हैं ये 1997 में प्रधानमंत्री बने और 1998 में वापस से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और फिर उसके बाद 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और जो 2014 तक रहे। इसके बाद में और 2014 में अब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जो 2014 से अब तक इस समय तक जो आज की डेट तक है, यानी मतलब 2014 से रहे। इसके बाद में अब ये कब तक रहेंगे, 2024 तक रहेंगे, जब तक चुनाव नहीं होता। अगर हो सकता है 2024 के बाद भी बन जाए। तो यहीं इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबाने से क्या आपको प्रॉफिट होगा कि वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट है
उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये वीडियो का प्रॉफिट सभी को हो सके। और इसका जो डाटा है, ये जो आपको पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।